Bismillahirrahmanirrahim. This is last part of clinicals of cerebrum, and the first heading is cerebral dominance. Point number 1 है about 90% of people are right-handed and the control resides in left hemisphere. Majority of people right-handed होते हैं और हमने पढ़ा था कि right side of body का कंट्रोल लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है और लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी का कंट्रोल राइट हेमिस्फीयर से होता है। इसलिए जो मेजोरिटी पीपल हैं राइट हैंडेड उनका कंट्रोल भी लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है। दूसरा पॉइंट भी इसी हवाले से कि इन 96% ऑफ पीपल स्पीच प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसी हवाले से क्लिनिकल है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 इज व्हेन सेरेब्रल डैमेज अकर्स बिफोर चाइल्ड हैज लर्न टू स्पीक, speech usually develops and is maintained in the remaining intact hemisphere. Point number 2, this transference of speech control is much more difficult in older person. जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है और वो बोलना सीखता है, अगर उसी दौरान उसका सेरेब्रम डैमेज हो जाए तो जो अनडैमेज सेरेब्रम है वो उसकी स्पीच में हेल्प करता है। अगर ओल्डर पर्सन है और उसका भी सेरेब्रम डैमेज हो जाए तो उसका अनडैमेज पार्ट स्पीच में हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज सेरेब्रल कॉर्टिकल पोटेंशियल्स। Point number 1, resting membrane potential is equal to -60 millivolt. सेरेब्रल कॉर्टेक्स का resting membrane potential -60 millivolt होता है। जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो इसकी वैल्यू -60 से 0 को अप्रोच करती है, फिर 0 से पॉजिटिव की जाने बढ़ती है। इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राम में हम अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फाइंड करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड्स को सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर प्लेस करते हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में हम इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प के ऊपर फेस करते हैं और ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फाइंड करते हैं। इसका पॉइंट है चेंजेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरी स्मॉल। जैसे कि हमें पता है कि स्कैल्प जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कुछ दूरी पर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है और ये जो नॉर्मल वैल्यू -60 होती है, यहाँ इसकी वैल्यू -50 मिलीवोल्ट शो होती है। इसमें हमें 3 फ्रीक्वेंसी बैंड देखने को मिलते हैं। वन इज़ अल्फ़ा रिदम, सेकंड इज़ बीटा रिदम एंड थर्ड वन इज़ डेल्टा रिदम। लास्ट पॉइंट इज़ एन इलेक्ट्रिकली साइलेंट कॉर्टेक्स इंडिकेट सेरेब्रल डेथ। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वेव्स शो ना हो तो इसका मतलब है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस। हमारे कॉन्शियसनेस का ताल्लुक रेटिकुलर फॉर्मेशन से होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन को हम ब्रेन का ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम रेटिकुलर फॉर्मेशन से ज़्यादा सिग्नल्स जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। जब रात का वक्त आ जाता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी डाउन हो जाती है और रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ कम सिग्नल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल कम हो जाता है। ये सारी बातें पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस हो गई। पॉइंट नंबर 2 है सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नेसेसरी फॉर स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर वेकफुलनेस। अभी यहाँ अवेयरनेस और वेकफुलनेस में क्या फ़र्क है? अवेयरनेस का मतलब ये है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो जो भी स्टिमुलस हम बॉडी को दें तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ अवेयरनेस और इसका ताल्लुक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ है। वेकफुलनेस का मतलब है कि हम वेकफुल हों, हम जागे हुए हालत में हों, इसको हम कहते हैं वेकफुलनेस। नेक्स्ट पॉइंट है एनेस्थेटिक डिप्रेस रेटिकुलर फंक्शन। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसके फंक्शन को एनेस्थेटिक डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जानिब कम सिग्नल जाते हैं और हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 1 लेथार्जी, नंबर 2 स्ट्यूपर एंड नंबर 3 कोमा। अच्छा, अब लेथार्जिक स्टेट हम किसे कहते हैं? लेथार्जिक स्टेट में हमारी जो बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो भी स्लो हो जाती हैं, आइज़ की मूवमेंट भी स्लो हो जाती हैं और हम जो है कोई भी वॉलंटरी फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर 2 स्ट्यूपर स्टेट में आइज़ की मूवमेंट हमारी जो है वो बिल्कुल ही स्लो हो जाती हैं, मतलब कि ना होने के बराबर होती हैं और हम वॉलंटरी फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तीसरा जो स्टेज है लास्ट, वो हम कोमा स्टेट है, उसमें बंदा जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। फिर सेट को लिखा है कि इन 3 स्टेजेस में जो है रिस्पेक्टिवली इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी इंक्रीज़ होती है, मतलब लेथार्जिक स्टेट में कम इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होगी, उसके बाद स्ट्यूपर स्टेट में होगी और कोमा या अनकॉन्शियस स्टेट में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हेडिंग है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। देयर इज इंटैक्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन बट नॉन फंक्शनल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमने बात की कि रेटिकुलर फॉर्मेशन का कॉन्शियसनेस के साथ ताल्लुक है।
रेटिकुलर फॉर्मेशन से तो सिग्नल जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ, लेकिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसे रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है, तो तब भी बंदा जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है, द पर्सन इज अवेक, eyes are open and move around and has no normal sleep wake cycle, however the person has no awareness and cannot respond to stimuli। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्लीप। मैंने बात की थी कि स्लीप और वेकफुलनेस में रेटिकुलर फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो स्लीप में रेटिकुलर फॉर्मेशन से कम सिग्नल जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। इसके अलावा स्लीप में हमारे पल्स रेट, हमारे ब्रीथिंग रेट, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, हमारा जो हार्ट रेट है, वो सब कुछ जो है वो कम हो जाता है। हमने पहले बात की थी कि जो भी सेंसरी सेंसेशन आती हैं वो पहले थैलेमस से पे रिले करती हैं, थैलेमस को जाती हैं, थैलेमस के बाद वो इन्फॉर्मेशन ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है। तो जो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स हैं और इस तरह जो रेटिकुलर से जो सेरेब्रल तक फाइबर जा रहे हैं, उनकी जो इम्पल्सेस हैं वो भी कम हो जाएंगी स्लीप स्टेट में। नेक्स्ट आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के साथ एक टर्म ताल्लुक़ रखते हैं सीजर। आपको पहले सीजर के बारे में पता होना चाहिए कि सीजर क्या है। हमारे ब्रेन में जब भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाएँ तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के किसी पार्ट में भी सेंसरी, मोटर या साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जनरेट हो जाती हैं। इस टर्म को हम कहते हैं सीजर। अगर सीजर बार बार आए, मतलब रिकरेंट और रिपीटेटिव सीजर आए, तो उस कंडीशन को हम फिर एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी की मेनली 2 टाइप्स हैं, एक होता है पार्शियल एपिलेप्सी, एक होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अगर एपिलेप्सी एक ही हेमिस्फीयर के साथ ताल्लुक़ रखे तो उसे हम कहते हैं पार्शियल एपिलेप्सी, और अगर दोनों हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व हों तो उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फिर बुक में एक टर्म लिखा है पॉइंट माइल्ड सीजर। तो पॉइंट माइल्ड सीजर में हमारे साथ ये होता है कि एक बंदा एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, वॉलंटरी मूवमेंट, वो अचानक से स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा फॉर 2-3 सेकंड या अप टू 1 मिनट तक वो पॉज रह सकता है उसी मूवमेंट में, और फिर 1 मिनट के बाद वो अपनी मूवमेंट कंटिन्यू कर लेगा। इस टाइप ऑफ सीजर्स को हम कहते हैं पॉइंट माइल्ड सीजर। और एक जनरलाइज्ड सीजर है जिसमें दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। This was all about the clinicals. This was the end of chapter number 8, and thank you.